बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज हम शुरू करने वाले हैं सेकंड ईयर केमिस्ट्री का लास्ट चैप्टर एनालिटिकल केमिस्ट्री। एनालिटिकल केमिस्ट्री में हम कंपाउंड्स और मॉलिक्यूल्स को की स्ट्रक्चर को डिटरमाइंस करने के लिए, मालूम करने के लिए, स्टडी करने के लिए डिफरेंट मॉडर्न मेथड्स है कि मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर को किस तरह मालूम किया जा सकता है, कि रियल स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल क्या है और किस तरह मॉलिक्यूल की पहचान की जा सकती है, तो स्ट्रक्चर से की जा सकती है। फॉर एग्जांपल, ये जो मॉडर्न मेथड्स इंट्रोड्यूस नहीं की गई थे, तो आपने सुना होगा कि ये जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, इन्हीं कार्बोहाइड्रेट्स को जब ये कार्बोहाइड्रेट का नाम दिया गया तो ये एक्चुअली इसकी मॉलिक्यूलर फार्मूला को देखते हुए इसको ये कार्बोहाइड्रेट्स यानी हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन्स यानी कार्बन के साथ वाटर मॉलिक्यूल्स लाइक C6H12O6, इसमें कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का वो रेशो है जो रेशो वाटर में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का है। तो मालूम ये होता है कि कार्बोहाइड्रेट्स को ये इसीलिए ये नाम दिया गया कि एक्चुअली दे लुक लाइक द हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन, यानी कार्बन के साथ वाटर के मॉलिक्यूल है। तो इसी बेस पे कार्बोहाइड्रेट्स को कार्बोहाइड्रेट का नाम दिया गया, एक्चुअली दे आर हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। लेकिन जब स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड सामने आ गई, ये जो मॉडर्न टेक्निक सामने आ गई, तो पता चला कि कार्बोहाइड्रेट्स आर एक्चुअली नॉट द हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन्स, दीज आर derivative of ketones and aldehydes, the polyhydroxyaldehydes and ketones। एक्चुअली यहाँ पर अल्डिहाइड और कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप मौजूद है जिसके साथ ढेर सारे OH हाइड्रोक्सल ग्रुप अटैच है। तो ये जो स्ट्रक्चर कार्बोहाइड्रेट का सामने आ गया, तो ये मॉडर्न मेथड्स की बेस पे ही सामने आ गया। एंड दैट्स मॉडर्न मेथड्स which actually identified the real structure of molecule as called spectroscopic methods. So these are the modern methods of analysis, ठीक है, and that is called spectroscopic methods। अब spectroscopic method ढेर सारे मेथड है स्पेक्ट्रोस्कोपी के। फॉर एग्जांपल IR स्पेक्ट्रोस्कोपी है, UV विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी है, NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी है, ठीक है, ढेर सारे स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड्स है। लेकिन यहाँ हम जस्ट दो मेथड्स ही पढ़ेंगे, IR स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड अल्ट्रावायलेट विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो स्टूडेंट, स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या है? तो स्पेक्ट्रोस्कोपी इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डिस्क्राइब द interaction of electromagnetic radiation with matter is known as spectroscopy। स्टूडेंट, आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आई होप जानते होंगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस क्या है, ठीक है। तो स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम इसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का इंटरेक्शंस करते हैं मैटर के साथ, ठीक है। मैटर के साथ, सैंपल के साथ, किसी सब्सटेंस के साथ इसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का इंटरेक्शन होगा और ये इंटरेक्शन उसी मॉलिक्यूल में जो है कुछ चेंज आएगा इसी इंटरेक्शंस की वजह से। इट मीन्स इट इज़ द एरिया ऑफ स्टडी दैट रिप्रेजेंट मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स। अब यहाँ पर मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई हो जाएगा, लेकिन बाय यूजिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक radiations। So the interaction of electromagnetic radiation with matter is actually called spectroscopy। Electromagnetic radiation is the form of energy commonly known as radiation energy, such as light energy। Electromagnetic radiation just radiations and they have some energy। According to quantum mechanics, electromagnetic radiation has the properties of both a wave and particles, like discrete
फैकेट ऑफ एनर्जी कॉल्ड क्वांटा और फोटॉन। एक्चुअली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के साथ वेव नेचर भी है और पार्टिकल लाइक नेचर भी है, तो ये का और टॉपिक है, तो इसकी तरफ नहीं जाते हम। Each discrete packet of energy called quanta or photons. An electromagnetic radiation can be characterized in different ways. अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को कैटेगराइज किया गया डिफरेंट वेव्स बेस पे। अब ये चूंकि हम इसको वेव्स कंसिडर करेंगे तो वेव्स के साथ वेवलेंथ होगा, तो वेवलेंथ तो आप जानते हैं, अपने फिजिक्स में पढ़ा होगा कि वेवलेंथ क्या है। इट इज़ एक्चुअली द सक्सेसिव क्रेस्ट, द डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव क्रेस्ट ऑन ट्रफ, इसका वेवलेंथ, इसको लेमडा से और इसके लिए नैनोमीटर माइक्रोमीटर एक्स्ट्राम यूज़ किया जाता है। फ्रीक्वेंसी भी आपने पढ़ा कि फ्रीक्वेंसी क्या, द नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू अ पॉइंट ऑन द पाथ ऑफ ए बीम ऑफ रेडिएशन पर सेकंड, ये तो फ्रीक्वेंसी है, इसको हर्ट्स या साइकिल पर सेकंड से वेरीफाई। वेव नंबर भी आप जानते हैं अपने फिजिक्स में, द नंबर ऑफ वेव्स पासिंग पर सेंटीमीटर, तो ये वेव नंबर इस तरह। एनर्जी भी है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कैन बी कैरेक्टराइज इन टर्म ऑफ एनर्जी पोजेस्ड बाय ईच फोटोन ऑफ रेडिएशन, देयर इज अ यूनिट of energy is joules. Each photon has energy which is proportional to the frequency, तो ये तो इजी है। अच्छा, अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की इन वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, एनर्जी, वेव नंबर के बेस पे देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। cosmic rays, gamma rays, X-rays, ultraviolet, visible, infrared, microwaves, and radio waves all are electromagnetic radiation. These are some of the types of electromagnetic radiations, and they are differentiated, categorized on the basis of their wavelength. Each one have its own wavelength, its own frequency, its own energy, its own numbers. तो इन्हीं पैरामीटर के बेस पे इसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को कैटेगराइज किया गया है, अलग कर लिया गया। कॉस्मिक रेस की एनर्जी सबसे हाई है, फिर गामा रेस, फिर एक्स, तो ये एनर्जी के बेस पे अरेंज किया गया है, वेवलेंथ की इंक्रीज होने के बेस पे। Electromagnetic spectrum covers a wide range of wavelength, and the radiation of different wavelength have different characteristics. अब डिफरेंट वेवलेंथ का रेडिएशन, हर रेडिएशन का अपना अपना वेवलेंथ होता है और इसी वेवलेंथ के बेस पे उसके साथ अपना एनर्जी होता है, अपनी फ्रीक्वेंसी होती है, तो ये इस तरह डिफरेंशिएट किया गया है। तो आप इसका ये जो टेबल है इसमें आप क्लियर देख सकते हैं, ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से, तो इन्हीं बेस पे इनको अलग कर लिया, वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, वेव नंबर, दीज आर द पैरामीटर्स through which the electromagnetic radiation is divided into several regions. कॉस्मिक रेस का वेवलेंथ रेंज ये है, गामा रेस का ये है, एक्स रेस का ये है, अल्ट्रावायलेट का ये है, विजिबल का ये है। आप क्लियर यहाँ फ्रीक्वेंसी भी हर एक का देख सकते हो, वेव नंबर भी देख सकते हो और एनर्जी भी देख सकते हैं इसका। अच्छा, प्रिंसिपल ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या है? स्पेक्ट्रोस्कोपी में एक्चुअली होता क्या है, यहाँ पर क्या होता है स्पेक्ट्रोस्कोपी, प्रिंसिपल क्या है, किस तरह स्पेक्ट्रोस्कोपी जो है ये काम करता है। मॉलिक्यूल के साथ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का जब इंटरेक्शन होता है तो वहाँ पर एक्चुअली क्या होता है, तो दैट इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी। ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इंटरेक्ट विद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, दैट इज दे एब्जॉर्ब एनर्जी। तो जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं तो ये जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के साथ इंटरेक्ट करता है तो में they absorb some energy up from these electromagnetic radiation. फॉर एग्जांपल अगर माइक्रोवेव रेडिएशन आ रही है, इंफ्रारेड आ रही है, विजिबल रेडिएशन आ रही है और ये रेडिएशन के सामने किसी मॉलिक्यूल से गुजर जाती है, पास होती है, तो मे बी सम ऑफ द एनर्जी ऑफ दीज रेडिएशंस गेट्स एब्जॉर्ब इन दैट मॉलिक्यूल्स। अब इन्हीं एनर्जी में से कुछ एनर्जी जो है मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है, और कुछ एनर्जी जो है जो एब्जॉर्ब ना हो वो मॉलिक्यूल से पास होगी, ठीक है। तो ये जो एनर्जी मॉलिक्यूल्स में मॉलिक्यूल के साथ इंटरेक्ट करते हैं, मॉलिक्यूल में एब्जॉर्ब होते हैं, तो व्हाट आर द चेंजेस दे ब्रिंग इन द मॉलिक्यूल्स, तो मॉलिक्यूल में किस तरह की चेंज यहाँ पर आएगी इसी एनर्जी की वजह से। सो व्हेन अ मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब एनर्जी, ट्रांसफॉर्मेशन आकर एक चेंज ये है कि मॉलिक्यूल में ट्रांसफॉर्मेशन आएगी। अब ट्रांसफॉर्मेशन किया तो मॉलिक्यूल्स में वाइब्रेशनल चेंज आएगी, मॉलिक्यूल में रोटेशन आएगा, मॉलिक्यूल में जो इलेक्ट्रॉन्स है
और ये वो लोअर एनर्जी से हाई एनर्जी में वो इलेक्ट्रॉन्स जो है एक्साइट कर जाए. तो मे बी देयर आर डिफरेंट चेंजेस विच अकर इन मॉलिक्यूल्स by absorbing these electromagnetic radiations. So lower energy radiation may cause. अब जो lower energy radiations है like infrared microwaves, ये lower energy radiations है, lower energy electromagnetic radiations है. तो ये lower energy electromagnetic radiation molecule में just क्या लाएगा molecule में? तो actually they cause a molecular rotation. ये रोटेशन है, मालिकुलर रोटेशन है. तो ये इसकी एनर्जी कम है तो ये मॉलिक्यूल में जस्ट मालिकुलर रोटेशन जो है ये काज करेगा और बॉन्ड वाइब्रेशन काज करेगा या सिर्फ बॉन्ड वाइब्रेशन मॉलिक्यूल में काज करेगा. क्योंकि एनी एनर्जी एनी रेडिएशंस का एनर्जी क्या है? कम है. अब हाई एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जिस तरह अल्ट्रावायलेट है विजिबल है तो इसकी एनर्जी हाई है एज कम्पेयर टू इंफ्रारेड या माइक्रोवेव्स. तो हाई एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन मॉलिक्यूल में कौन सा चेंज लाएगा? तो हाई एनर्जी रेडिएशन में कॉज द प्रमोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू हायर एनर्जी लेवल और बॉन्ड क्लीवेज. अब ये जो हाई एनर्जी रेडिएशन है अल्ट्रावायलेट या विजिबल है ये मॉलिक्यूल में जो इलेक्ट्रॉन्स है उसको लोअर एनर्जी से प्रमोट करेगा हाई एनर्जी स्टेट में. तो इलेक्ट्रॉन्स की प्रमोशंस के लिए बॉन्ड क्लीवेज के लिए हाई एनर्जी दरकार होती है. तो हाई एनर्जी की वजह से फिर इलेक्ट्रॉन की प्रमोशन होगी. अब और ये जो मॉलिक्यूलर रोटेशन है दैट इज नॉट रेडिएशन रोटेशन और बॉन्ड वाइब्रेशन दे रिक्वायर्ड लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी. सो दीज चेंजेस अकर बाय एब्जॉर्बिंग lower energy radiation while these changes occur by absorbing high energy electromagnetic radiations. So whether the transformation involves molecule. अब ट्रांसफॉर्मेशन क्या है? तो ट्रांसफॉर्मेशन इज नथिंग बट मॉलिकुलर रोटेशन. मॉलिक्यूल में रोटेशन तो यू नो रोटेशन. बॉन्ड वाइब्रेशन बॉन्ड्स वाइब्रेट करेगा बॉन्ड में वाइब्रेशन आएगी बाय एब्जॉर्बिंग द लोअर एनर्जी रेडिएशन और इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन. तो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन भी आ सकता है. मैंने कहा कि अगर हाई एनर्जी रेडिएशन हो द मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब ओनली द वेवलेंथ of radiation with exactly the energy necessary for the transition. अब मॉलिक्यूल कौन सी एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा? तो मॉलिक्यूल वो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा जिस एनर्जी की वजह से वो वाला चेंज आ सकता हो. फॉर एग्जांपल अगर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन के लिए एक एनर्जी दरकार है तो एक सारी एनर्जी की वजह से इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन स्टेट में नहीं जा सकता. कुछ स्पेसिफिक वेवलेंथ होगी जिस पे ये इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी से हाई एनर्जी में एक्साइट करेगा. तो मॉलिक्यूल उसी वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करेगा जिससे इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होती है या जिससे मॉलिक्यूलर रोटेशन होती है वो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा या जिससे बॉन्ड वाइब्रेशन होगी वो एनर्जी को उसी एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा. बाकी जो एनर्जी होगी दे आर नॉट एब्जॉर्ब बाय द मॉलिक्यूल्स. तो ओनली वो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा जो दरकार होगी ट्रांजिशन के लिए रोटेशन के लिए बॉन्ड वाइब्रेशन के लिए. द एब्जॉर्प्शन ऑफ वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन इज सेलेक्टिव फॉर ए पार्टिकुलर ट्रांजिशन व्हिच डिपेंड ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ द मॉलिक्यूल. अब हर मॉलिक्यूल का जिस तरह स्ट्रक्चर होगा जिस तरह का नेचर होगा तो उसी नेचर उसी स्ट्रक्चर के बेस पे वो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा. हर मॉलिक्यूल का अपना अपना एनर्जी होता है एब्जॉर्प्शन एनर्जी क्योंकि हर मॉलिक्यूल्स में इलेक्ट्रॉन्स की ट्रांजिशन के लिए डिफरेंट एनर्जी होती है. कि जिस तरह मॉलिक्यूल की नेचर चेंज होगी तो जाहिर सी बात है रोटेशन एनर्जी भी डिफरेंट होगी दूसरे मॉलिक्यूल से. बॉन्ड वाइब्रेशन एनर्जी भी डिफरेंट होगी क्योंकि मॉलिक्यूल चेंज होता है. ठीक है. सो इस तरह by measuring the absorption spectra of known compounds we can correlate the wavelength of energy absorbed with characteristic structure feature. This information is then used. अब ढेर सारी मॉलिक्यूल्स की जो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा है स्पेक्ट्रा या हम आगे पढ़ेंगे एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा वो ऑलरेडी डिटरमाइन हो चुका है. अब अगर आप उसी मॉलिक्यूल्स का स्पेक्ट्रा बहुत स्टडी करो लेबॉर्ट्री में लैब में आपको मॉलिक्यूल्स की आइडेंटिफिकेशन का पता नहीं मॉलिक्यूल्स अननोन है. तो आप अगर आपके साथ आप स्पेक्ट्रोस्कोपी करेंगे लैब में ठीक है ये मेथड करेंगे तो आपके साथ एक फीक आएगा एक स्पेक्ट्रम आएगा. तो आप इसी अपने स्पेक्ट्रा को
फिर वो कंपेयर करोगे उन स्पेक्ट्रा से जो आपके साथ लिटरेचर में होगी, तो जिस मालिक्यूल के स्पेक्ट्रा के साथ आपका ये एक्सपेरिमेंटल स्पेक्ट्रा मैच हुआ, तो इसका मतलब ये है कि ये वो कंपाउंड है जिसके साथ इसकी स्पेक्ट्रा मैच कर रहा है। फॉर एग्जांपल बेंजीन का स्पेक्ट्रा लिटरेचर में गिवन है और आपके साथ जो अननोन कंपाउंड है उसका स्पेक्ट्रा भी बेंजीन लाइक ही है, तो उसका मतलब ये है कोई आपके साथ ये जो अननोन कंपाउंड था ये बेंजीन ही था। ठीक है, तो हर कंपाउंड का अपना अपना स्ट्रक्चर होता है। दिस इंफॉर्मेशन इज देन यूज्ड टू डिटरमाइन द स्ट्रक्चर ऑफ अननोन कंपाउंड्स। अब स्पेक्ट्रोफोटोमीटर है। अब ये जो हम डिस्कस करें स्पेक्ट्रोस्कोपी, एक मॉडर्न टेक्निक है। तो स्पेक्ट्रोस्कोपी जो है ये एक प्रिंसिपल मेथड्स है। अब स्पेक्ट्रोस्कोपी इंस्ट्रूमेंट है जिस इंस्ट्रूमेंट में ये फ्रासेस होते हैं, ये स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड होता है, तो इसके अपने अपने इंस्ट्रूमेंट्स होती है एंड दैट इंस्ट्रूमेंट्स इज कॉल्ड स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। ठीक है, तो आईआर स्पेक्ट्रोफोटोमीटर अलग है, अल्ट्रा वायलेट विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी अलग है। ठीक है, तो डिफरेंट एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोफोटोमीटर अलग है। तो डिफरेंट स्पेक्ट्रोफोटोमीटर्स अवेलेबल होते हैं लैब्स में। अब स्पेक्ट्रोफोटोमीटर द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एब्जॉर्ब बाय अ कंपाउंड इज कॉल्ड स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। अब ये प्रोसेस जो है इंस्ट्रूमेंट में आकर होगी, दिस प्रोसेस आकर इनसाइड एन इंस्ट्रूमेंट एंड दैट इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड स्पेक्ट्रोफोटोमीटर्स। ठीक है, ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन अवर कंपाउंड्स का इंटरेक्शन होता है, तो दे आकर इनसाइड एक instrument and that instrument is called spectrophotometer. It consists of light source. अब इस spectrophotometer में light source होगा, light source of radiations with a prism they can यहाँ पर prism भी होगा इस इंस्ट्रूमेंट के अंदर, that can select the desired wavelength which are pass through a sample of the compound being investigated. अब रेडिएशन सोर्स से जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन सोर्स होगा उससे रेडिएशंस आएगी, इस रेडिएशन में डिफरेंट वेवलेंथ होगी। फॉर एग्जांपल 200 से लेकर 800 तक वेवलेंथ होगी, नैनोमीटर तक ये वेवलेंथ होगी आने वाले रेडिएशन में। अब यहाँ पर फॉर एग्जांपल 500 वेवलेंथ 500 नैनोमीटर वेवलेंथ चाहिए कंपाउंड्स के लिए, तो इस रेडिएशन सोर्स के बाद एक प्रिज्म लगा होता है। ये प्रिज्म आपके साथ आपको जस्ट 500 नैनोमीटर वाला वेवलेंथ सेलेक्ट करेगा, बाकी वेवलेंथ ये सेलेक्ट नहीं करेगा। तो सैंपल में जस्ट 500 नैनोमीटर वाला वेवलेंथ जाएगा। तो प्रिज्म का काम ये है। द रेडिएशन दैट इज एब्जॉर्ब्ड बाय अ सैंपल इज डिटेक्टेड एंड इज रिकॉर्डेड ऑन ए चार्ट अगेंस्ट द वेवलेंथ और वेव नंबर। अब ये जो सैंपल रेडिएशन एब्जॉर्ब करेगा, so that radiations is detected and is recorded, और ये जो एब्जॉर्ब रेडिएशन है फिर इसको डिटेक्ट किया जाएगा और स्क्रीन पर इसको जाहिर किया जाएगा। आप सामने स्क्रीन लगा होता है, वो आपको शो करेगा कि किस वेवलेंथ वाला एनर्जी जो है रेडिएशन जो है एब्जॉर्ब हुआ और कौन से वेवलेंथ वाले एनर्जी जो है रेडिएशन जो है ये ट्रांसमिट हो गई। तो आपके साथ स्क्रीन पर ये रिकॉर्ड शो होगा। Absorption peaks are plotted as minima in infrared and usually as maxima in ultraviolet spectrum. अब infrared spectroscopy में जो absorptions peaks होगी वो नीचे की तरफ होगी, और जो अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोस्कोपी में ये जो पीक्स होगी ये ऊपर की तरफ होगी। तो ये आने वाले टॉपिक्स में आ रहा है ये पीक्स। अब ये जो यहाँ पर इफेक्ट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेडिएशन ऑन वाटर मॉलिक्यूल्स, वाटर मॉलिक्यूल है इसमें डिफरेंट इफेक्ट होगी। ठीक है, अब डिफरेंट इफेक्ट्स का मतलब ये है कि अगर आने वाले रेडिएशन विजिबल और अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है, तो ये विजिबल और अल्ट्रावायलेट रेडिएशन मॉलिक्यूल्स में इलेक्ट्रॉन को एक्साइट कर देता है। मैंने स्टार्ट में आपको कहा कि विजिबल या अल्ट्रावायलेट रेडिएशन के साथ एनर्जी हाई होती है, तो दे कैन काज इलेक्ट्रॉनिक एक्साइटेशंस। अब अगर आने वाला रेडिएशन इंफ्रारेड हो, तो इंफ्रारेड रेडिएशन इलेक्ट्रॉन को एक्साइट नहीं कर सकता, क्योंकि इंफ्रारेड इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी कम होती है और एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के लिए हाई एनर्जी दरकार होती है, लाइक विजिबल और अल्ट्रावायलेट। तो इंफ्रारेड रेडिएशन क्या करेगा मॉलिक्यूल में, तो इंफ्रारेड मॉलिक्यूल्स में बॉन्ड की वाइब्रेशन करेगा, स्ट्रेचिंग करेगा, बॉन्ड्स की स्ट्रेचिंग करेगा, बॉन्ड को वाइब्रेट करेगा।
ठीक है। सो दे आर यूज फॉर द वाइब्रेशन और स्ट्रेचिंग ऑफ द बॉन्ड्स। अब अगर आने वाला इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन माइक्रोवेव रीजन का है, माइक्रोवेव वेवलेंथ का है, तो ये इसकी एनर्जी और भी कम है। तो ये इसकी एनर्जी और भी कम है, तो ये मालिक्यूल्स को वाइब्रेट नहीं कर सकता, ये मालिक्यूल को रोटेट करेगा, मालिक्यूल को जस्ट रोटेट करेगा। अब अगर आने वाला एनर्जी रेडियो वेव्स है, तो रेडियो वेव्स की एनर्जी और भी कम है, तो ये क्या करेगा मालिक्यूल में, तो मैग्नेटिक अलाइनमेंट्स ऑफ हाइड्रोजन न्यूक्लियस चेंज। अब अगर रेडियो वेव्स हो तो यहाँ पर एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस यहाँ पर होगा, मैग्नेटिक अलाइनमेंट ऑफ हाइड्रोजन न्यूक्लियस, ये एक अलग टॉपिक है, एनएमआर एक अलग टॉपिक है, तो इसको आप हायर क्लासेस में कर पढ़ेंगे। तो यहाँ पर फिर रेडियो वेव्स की वजह से एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी होगी, यहाँ पर न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस होगा एक्चुअली। तो इसमें से हम आज इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी, स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड ढेर सारे स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड्स है, आईआर है, एनएमआर है, जो है यू अल्ट्रावायलेट है, विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी है, तो एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी, बहुत सारे मेथड है स्पेक्ट्रोस्कोपी की। तो आज हम इसमें इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ेंगे, इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी की रेंज आपने देख लिया होगा कि वेवलेंथ इन आईआर रीजन एक्सटेंड फ्रॉम 2.5 to 16 माइक्रोमीटर और 4000 to 625 सेंटीमीटर इनवर्स, ये इसका वेवलेंथ रेंज होगा। माइक्रोमीटर में ये होगा और सेंटीमीटर इनवर्स में ये होगा। वेव नंबर्स, अगर हम वेव नंबर्स की बेस पे आईआर रीजन लेंगे तो वेव नंबर की बेस पे आईआर रीजन ये है 4000 से लेके 625 सेंटीमीटर इनवर्स। अगर आप वेवलेंथ के बेस पे लोगे और माइक्रोमीटर में लेंगे तो 2.5 से लेकर 16 माइक्रोमीटर तक ये आईआर रेडिएशन का रेंज होगा। although this radiation is weak, it does not supply sufficient energy for bonds in the molecule to vibrate। ये एनर्जी जो है ये कम रेडिएशन है, इट डज सप्लाई सफिशिएंट एनर्जी फॉर, ये मालिक्यूल में मैंने स्टार्ट में आपको कहा कि ये इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस काज नहीं करेगा, ये जस्ट मालिक्यूल को वाइब्रेट करेगा। द मालिकुलर मोशन दैट इज अफेक्टेड बाय द एब्जॉर्प्शन ऑफ क्वांटा ऑफ द इंफ्रारेड रेडिएशन इज द वाइब्रेशनल मोशन। अब ये जो एनर्जी है आईआर की, ये जो एनर्जी है ये मालिक्यूल में जस्ट वाइब्रेशनल मोशन काज करेगा। तो वाइब्रेशनल मोशन में भी स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन हो, बेंडिंग वाइब्रेशन हो। वाइब्रेशनल मोशन जो है डिफरेंट टाइप्स की है, स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन है और बेंडिंग वाइब्रेशन है। The studies of vibrational spectra of molecule lead to the information on the flexibility of the molecules। अब वाइब्रेशनल मोशन जो है, स्पेक्ट्रा जो है आपके साथ, जो वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा आएगा लीड, तो ये आपके साथ मॉलिक्यूल्स का आइडेंटिफिकेशन करेगा, मॉलिक्यूल की फ्लेक्सिबिलिटी एक्सप्लेन करेगा कि मॉलिक्यूल में किस तरह किस टाइप का वाइब्रेशन पॉसिबल है, क्योंकि वाइब्रेशन भी दो टाइप्स की है, एक है स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन और एक है बेंडिंग वाइब्रेशन। देयर आर टू टाइप्स ऑफ वाइब्रेशन। अब फिर स्ट्रेचिंग वाइब्रेशंस की फिर टाइप्स है, स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन की भी डिफरेंट टाइप है और बेंडिंग वाइब्रेशन की भी टाइप्स है। तो आप यहाँ पर उसको हम देखेंगे कि स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन क्या है और बेंडिंग वाइब्रेशन क्या है। तो यहाँ पर हम इसको भी देख रहे हैं, स्ट्रेचिंग मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन ये है। टू टाइप, देयर आर टू टाइप्स ऑफ वाइब्रेशन, स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन एंड बेंडिंग वाइब्रेशन। तो मॉलिक्यूल जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन एब्जॉर्ब करेगा तो उसकी बेस पे मॉलिक्यूल में ये दो वाइब्रेशन चेंजेस आ सकती है। अब स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन क्या है? वाइब्रेशन और ऑसिलेटिंग अलोंग द लाइंस ऑफ बैंड्स। अब बैंड्स जिस तरह का बैंड्स हो तो उसी बैंड की सिमत में यहाँ पर वाइब्रेशन होगी। तो ठीक है, अलोंग द लाइन ऑफ बैंड्स, बैंड्स की सिमत पे वाइब्रेशन होगी। फिर स्ट्रेचिंग में क्या? स्ट्रेचिंग जो आप जान सकते हैं, स्ट्रेच होना और फिर रिलैक्स होना, स्ट्रेंथ स्ट्रेचिंग ये है। ठीक है, तो स्ट्रेचिंग में चेंज इन बॉन्ड लेंथ में चेंज आएगा अगर एट हायर एनर्जी। अब स्ट्रेचिंग जो है इसके लिए हाई एनर्जी दरकार होगी। आईआर में जो हाई एनर्जी रेंज है
तो 4000 से लेकर 1250 सेंटीमीटर इनवर्स। फिर स्टिचिंग भी टू टाइप्स है, साइमेट्रिकल स्टिचिंग है और एसाइमेट्रिकल स्टिचिंग है। स्टिचिंग भी दो टाइप्स है। अब साइमेट्रिकल स्टिचिंग है क्या है, आप देख सकते हैं कि ये जो बांड है ये कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन इसी तरफ पे दो एटम्स होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर टू बॉन्ड्स इंक्रीज और डिक्रीज इन लेंथ साइमल्टेनियसली। साइमेट्रिक स्टिचिंग ये है कि अगर ये दो बॉन्ड है ये, तो ये दोनों बॉन्ड्स इस तरह स्ट्रेच होंगे कि इसकी जो दोनों एट अ टाइम या बॉन्ड लेंथ दोनों की इंक्रीज होंगी या दोनों की एट अ टाइम बॉन्ड लेंथ डिक्रीज हो। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दोनों का बॉन्ड लेंथ जो है एट अ टाइम इस तरह स्ट्रेच होगा कि ये बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होगा दोनों का। तो दिस इज कॉल्ड साइमेट्रिक स्ट्रेचिंग। अब एसाइमेट्रिक स्ट्रेचिंग क्या है, एसाइमेट्रिकल स्ट्रेचिंग ये है कि इन दिस वन बॉन्ड लेंथ इज इंक्रीज एंड अदर इज डिक्रीज। यहाँ पर एक मालिक्यूल एक बॉन्ड इस तरह स्ट्रेच होगा कि उसका बॉन्ड लेंथ कम होगा और दूसरा बॉन्ड इस तरह स्ट्रेच होगा कि उसका बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होगा। सो दिस इज कॉल्ड एसाइमेट्रिकल स्ट्रेचिंग। सो स्ट्रेचिंग भी। अब बेंडिंग वाइब्रेशन भी होगी आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो बेंडिंग वाइब्रेशन क्या है, वाइब्रेशन और ऑसिलेटिंग नॉट अलोंग द लाइन ऑफ बैंड्स। ये बांड्स की अलोंग नहीं होगा ये वाइब्रेशन, जिस तरह ये बांड्स के अलोंग वाइब्रेशन होगी, ये वाइब्रेशन बांड की अलोंग होगी, ठीक है। इसी सिमत पे या इसी सिमत में जिस तरह का बांड जिस सिमत पे है। लेकिन बेंडिंग वाइब्रेशन में ये बांड इस तरह बेंड होगा या ये बांड इस तरह बेंड होगा या ये बांड इस तरह बेंड होगा या ये बांड इस तरह बेंड होगा। तो यहाँ पर बेंडिंग वाइब्रेशन में बांड्स की बेंडिंग होगी। These are also called as deformation। यहाँ पर एक्चुअली बांड की डिफॉर्मेशन होगी एंड अकर एट लो एनर्जी लेवल। ये जो स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन है वो हाई एनर्जी पे होती है 4000 से लेकर, और ये जो है लोअर एनर्जी 1400 से 666 सेंटीमीटर इनवर्स। तो ये लोअर एनर्जी पे अकर होती है ये बेंडिंग वाइब्रेशन। अब बेंडिंग वाइब्रेशन की टू टाइप्स है मेन, इन प्लेन बेंडिंग और आउट प्लेन बेंडिंग। प्लेन में बेंडिंग मॉलिक्यूल प्लेन में बेंड्स होगी, मॉलिक्यूल में जो बॉन्ड्स होगी वो एक ही प्लेन में बेंडिंग उसकी बेंडिंग होगी। आउट ऑफ प्लेन बेंडिंग, प्लेन से आउट बेंडिंग होगी, यानी एक प्लेन में बेंडिंग और आउट ऑफ प्लेन बेंडिंग। तो प्लेन बेंडिंग दो टाइप की है मजीद, सीजरिंग रॉकिंग, और आउट ऑफ प्लेन बेंडिंग दो टाइप्स के, वेगिंग एंड ट्विस्टिंग। तो आप यहाँ पर इसको आसानी से समझ सकते हैं। ये जो प्लेन बेंडिंग है उसके पास टाइप है सिजरिंग कैंची सिजरिंग। दिस इज एन इन प्लेन बेंडिंग, ये इन प्लेन बेंडिंग है, ब्लेंडिंग नहीं ये बेंडिंग है, एक ही प्लेन में ये बेंडिंग हो। टू एटम्स अप्रोच ईच अदर, ये है या दोनों ये एटम एक दूसरे के साथ साइमल्टेनियसली एक ही वक्त पर दोनों अप्रोच करेगा, या ये दोनों बॉन्ड जो है साइमल्टेनियसली एक दूसरे से अवे जाएंगे, एक भी इस साइड सिमत पे और दूसरा भी इसी सिमत पे। तो दिस इज कॉल्ड सिजरिंग। जिस तरह की कैंची आप ले सकते कैंची, तो उसमें दो ये जो दो होते हैं दो साइड्स, वो एक तरफ या दोनों अवे फ्रॉम ईच अदर या दोनों टुवर्ड्स ईच अदर। बॉन्ड एंगल आर डिक्रीज, तो यहाँ पर बॉन्ड एंगल या डिक्रीज होगी अगर ये टुवर्ड्स होगी, और बॉन्ड एंगल इंक्रीज भी हो सकती है अगर ये एक दूसरे से अवे हो। तो दिस इज कॉल्ड सिजरिंग। इसी को आप रॉकिंग में ले सकते हैं, अवे फ्रॉम ईच अदर। हाँ, रॉकिंग में ये है कि मूवमेंट्स ऑफ एटम्स टेक्स प्लेस इन द सेम डायरेक्शन। सिजरिंग में था कि दोनों बॉन्ड या एक तरफ होगी या दोनों बॉन्ड्स अवे फ्रॉम ईच अदर, और रॉकिंग में ये है कि ये भी इन प्लेन बेंडिंग है कि मूवमेंट ऑफ एटम टेक्स प्लेस इन द सेम डायरेक्शन, या दोनों बॉन्ड इसी सिमत में बेंड होगी या दोनों बॉन्ड इसी सिमत में बेंड होगी। सो दिस इज कॉल्ड रॉकिंग। आउट ऑफ प्लेन बेंडिंग तो एक वेगिंग है। उसमें वेगिंग क्या है कि टू एटम मूव टू वन साइड ऑफ द प्लेन दे मे अप एंड डाउन द प्लेन, कि दोनों एटम्स जो है प्लेन से एक तरफ आउट ऑफ प्लेन होगी, लेकिन दोनों एक तरफ या दोनों एक तरफ, दोनों पॉसिबिलिटी है। तो दिस इज कॉल्ड वेगिंग कि दोनों एटम्स
दोनों बॉन्ड जो है मूव टू वन साइड ऑफ द प्लेन, वन साइड और द अदर साइड, लेकिन दोनों साइमल्टेनियसली एक ही वक्त पे। ये दोनों अप भी हो सकते हैं, दोनों डाउन भी हो सकते हैं, दोनों पॉसिबिलिटी है। तो दिस इज कॉल्ड वेगिंग। अब ट्विस्टिंग क्या है? तो ट्विस्टिंग ये है कि वन एटम्स मूव अबव द प्लेन एंड अनदर एटम मूव बिलो द प्लेन, कि एक एटम जो है अबव द प्लेन जो है मूव करेगा और दूसरा एटम्स बिलो द प्लेन जो है मूव करेगा। सो दिस इज कॉल्ड ट्विस्टिंग। सो आई आर रेडिएशन एक्चुअली आपके साथ इन्हीं चेंजेस को मॉलिक्यूल में अकर करेगा। मॉलिक्यूल में या तो एक्साइटेशन होगी, मॉलिक्यूल में वाइब्रेशन होगी, दो तरफ की वाइब्रेशन है, स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन एंड बेंडिंग वाइब्रेशन। और इसी वाइब्रेशन को अकर करने के लिए मॉलिक्यूल जो है आई आर रेडिएशन को एब्जॉर्ब करेगा, और उसी एनर्जी जो ये सैंपल एब्जॉर्ब करेगा आपके साथ सामने पर उसमें सैंपल के बाद डिटेक्टर लगा होता है, और डिटेक्टर आपके साथ उसी एनर्जी को मेजर करेगा जो मॉलिक्यूल ने इसी बेंडिंग और स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन में एब्जॉर्ब की होगी। ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड IR spectroscopy and the introduction of IR spectroscopy. Of the small displacement of the constituent atom from their equilibrium position can be seen in term of vibration motion of the atoms. ठीक है कि ये जो डिस्प्लेसमेंट होगी यहाँ पर एक्चुअली डिस्प्लेसमेंट इन द फॉर्म ऑफ वाइब्रेशनल मोशन ऑफ द एटम्स होगी। सच चेंजेस इन द बॉन्ड लेंथ प्रोड्यूस ए चेंज इन द डाइपोल मोमेंट। अब IR रेडिएशन जो मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब करेगा तो IR रेडिएशन क्या चेंज लाएगा मॉलिक्यूल में? तो इसमें जब बॉन्ड्स की लेंथ चेंज होगी, जिस तरह स्ट्रेचिंग में आपने पढ़ा, जिस तरह बेंडिंग में आपने पढ़ा कि बॉन्ड की एंगल चेंज होगी, बॉन्ड लेंथ चेंज होगी, तो बॉन्ड लेंथ चेंज होगी तो जाहिर सी बात है डाइपोल मोमेंट चेंज होगी। ठीक है। हेट्रोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल अगर हो, ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें डिफरेंट एटम्स हो, तो फिर डाइपोल मोमेंट चेंज होगा, तो उसी चेंज में मॉलिक्यूल एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, और उसी एब्जॉर्ब एनर्जी की वजह से सामने स्क्रीन पर आपके साथ पीक्स आएगी। ठीक है। सो ऑसिलेटिंग्स, हाँ, तो उसी पीक्स के बेस पे आप इसको फिर कंपेयर कर सकते हैं। एंड इफ द oscillating dipole couples with the electrical field of the radiations and exchange of energy takes place। अब अगर ये जो चेंज अकर हो गई तो इस डाइपोल के लिए, डाइपोल चेंज के लिए जो एनर्जी दरकार होगी, वो एनर्जी जो दरकार होती है और वो एनर्जी जो सामने से आ रही है, अगर दोनों एक दूसरे के साथ कपल हो गई तो मॉलिक्यूल में डाइपोल मोमेंट जो है चेंज होगी, मॉलिक्यूल में वाइब्रेशनल एनर्जी वाइब्रेशन होगा। स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन के लिए जो एनर्जी दरकार होगी तो स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन होगी। ठीक है। अगर स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन के लिए जो एनर्जी दरकार होती है, वो एनर्जी अगर आने वाली IR रेडिएशन की किसी भी रेंज से मैच हो गई तो वहाँ पर वो स्ट्रेचिंग होगा, या तो स्ट्रेचिंग साइमेट्रिकल स्ट्रेचिंग होगा, या बेंडिंग होगा, सिजरिंग होगा, रॉकिंग होगा, वेगिंग होगा, ट्विस्टिंग होगा। तो ये डिपेंड करेगा कि उसके लिए कितना एनर्जी दरकार होगी। तो अगर दोनों एनर्जी मैच हो गई तो फिर वहाँ पर आपके साथ मॉलिक्यूल में वो चेंज आएगी। तो यहाँ पर ये आप एक IR स्पेक्ट्रम है देख सकते हैं। IR स्पेक्ट्रम आप क्लियर, यहाँ पर ये एक स्पेक्ट्रम है, दिस इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम। स्क्रीन पे आपके साथ ये एक स्पेक्ट्रम दिख जाएगा सामने स्क्रीन पे। तो ये क्या जाहिर करता है? ये जाहिर करता है कि AC 3000 नैनोमीटर सेंटीमीटर इनवर्स पे रेडी सैंपल ने इस वेवलेंथ को एब्जॉर्ब किया है, सैंपल ने इस वेवलेंथ को एब्जॉर्ब किया है, सैंपल ने ये वाला वेवलेंथ एब्जॉर्ब किया है, सैंपल ने इस वाले वेवलेंथ को एब्जॉर्ब किया है, सैंपल ने इस वाले वेवलेंथ को एब्जॉर्ब किया है। तो ये जो डिफरेंट वेवलेंथ एब्जॉर्ब हो गई है, ये डिफरेंट स्ट्रक्चर, तो ये एक एटम्स को अरेंजमेंट को मॉलिक्यूल में ये एक अरेंजमेंट को जाहिर करता है, ये एक अरेंजमेंट को ये एक, तो उसी बेस पे आप मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई कर सकते। फॉर एग्जांपल ये जो स्पेक्ट्रम है, दिस इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम, इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम, और इसमें आप क्लियर देखते कि इंफ्रारेड IR स्पेक्ट्रोस्कोपी में ये जो पीक्स आएगी ये नीचे की तरफ होगी,
नीचे की तरफ, आप देख सकते ये नीचे की तरफ होगी। और यू अल्ट्रावायलेट विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी में स्पेक्ट्रम जो है पीक्स वो ऊपर की तरफ होगी, ये हम फिर वहाँ पर पढ़ेंगे। So this spectrum is a for profane. You will see that the spectrum is quite complicated, even though propanone is a simple molecule with only 3 types of bonds. Propanone में 3 तरह के bonds होते हैं, 3 तरह के bonds होंगे। तो प्रोपेनॉन में 3 तरह की बॉन्ड्स होंगे, लेकिन यहाँ पर आप ये जो पीक देख सकते हैं तो ये डिफरेंट 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर 5 डिफरेंट पीक्स है। Our propanone में just 3 types of bonds present. The complexity arises because each bond can vibrate in a number of different ways and the vibration can interact with each other. तो यहाँ पर डिफरेंट वाइब्रेशन, अगेन वही बात कि यहाँ पर मॉलिक्यूल में डिफरेंट वाइब्रेशन होगी, मॉलिक्यूल में स्ट्रेचिंग भी होगी, स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन, मॉलिक्यूल में बेंडिंग वाइब्रेशन, फिर स्ट्रेचिंग भी डिफरेंट टाइप्स की है, साइमेट्रिकल ऐसा, तो दोनों के लिए अलग अलग एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, दोनों अलग अलग एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा। और बेंडिंग वाइब्रेशन में भी आपने बहुत टाइप्स पढ़े, सिजरिंग है, रॉकिंग है, ट्विस्टिंग है, वेगिंग है, तो हर एक के लिए अपनी अपनी एनर्जी दरकार होती है। तो उसी बेस पे आपके साथ डिफरेंट फीक आ सकती है, क्योंकि फॉर एग्जांपल रॉकिंग के लिए अलग एनर्जी दरकार होगी तो वहाँ पर एक अलग फीक बनेगा, ट्विस्टिंग के लिए अलग एनर्जी दरकार हो तो उसका अलग फीक बनेगा, स्ट्रेचिंग के लिए अलग एनर्जी दरकार होगी, तो अगर एक बांड्स में स्ट्रेचिंग होगी तो स्ट्रेचिंग के लिए अलग एनर्जी दरकार हुए तो स्ट्रेचिंग उसी वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करेगा, और वो जो वेवलेंथ स्ट्रेचिंग एनर्जी में एब्जॉर्ब हो गई को उसका एक पीक आएगा। ठीक है, बेंडिंग के लिए इस तरह एक अलग एनर्जी दरकार हुई, तो मॉलिक्यूल में अगर बेंडिंग होगी तो उसी बेंडिंग वाला वेवलेंथ जो है मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब करेगा तो उसका एक अलग फीक आएगा। ठीक है, तो जब जिस वेवलेंथ का रेडिएशन एब्जॉर्ब हो रहा है तो वहाँ पर उसी वेवलेंथ पे आपके साथ स्क्रीन पे सामने एक पीक आएगा, तो उसी पीक्स को आप जो स्टैंडर्ड फीक है, इसी कंपाउंड का जो स्टैंडर्ड फीक है तो उसके साथ अपने इस पीक्स को कंपेयर करोगे। ठीक है, फिर वहाँ से आप पहचान करोगे कि अगर फॉर एग्जांपल आपके साथ अगर इस तरह का फीक सामने आ गई लेबॉरेटरी में तो ये आपके साथ पहचान करेगा कि ये जो कंपाउंड आपके साथ है ये प्रोपेनॉन है, क्योंकि प्रोपेनॉन का इस तरह का फीक होगा। Nevertheless, it is possible to see some characteristic peaks of absorption which we can use to identify the functional group in the molecules. अब functional group के लिए एक पीक होगा, फंक्शनल हर मॉलिक्यूल का जो अपना 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 फंक्शनल ग्रुप होता है, तो हर फंक्शनल ग्रुप अपने स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा। फॉर एग्जांपल अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप के लिए एक अलग वेवलेंथ दरकार होगा, कीटोनिक फंक्शनल के लिए अलग होगा। ठीक है, कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप अलग वेवलेंथ एब्जॉर्ब करेगा, तो इस तरह आपके साथ हर एक फंक्शनल ग्रुप के लिए अलग अलग एनर्जी होगी। आप ये टेबल में देख सकते हैं, टेबल में क्लियर है इसको। Gives the characteristic absorption of some common bonds. In the spectrum of propanone in figure 24.3, the strong peak is about 17-20 centimeter inverse correspond to C double bond O। ठीक है, तो ये जो पीक आ रही है दिस इज कॉल्ड स्ट्रॉन्ग पीक, क्योंकि ये यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये बहुत नीचे आ गई है, यहाँ पर बहुत एब्जॉर्प्शन हुआ है, एब्जॉर्प्शन इंटेंसिटी यहाँ पर हाई है, तो ये वेवलेंथ जो ये पीक्स आ रही है 720 पे आ रही है, 720 सेंटीमीटर इनवर्स पे ये पीक आ रहा है। तो 720 सेंटीमीटर इनवर्स जो है ये सी डबल बॉन्ड ओ के लिए है, कार्बोनिल्स फंक्शनल ग्रुप के लिए ये वेवलेंथ रेंज है IR रीजन का। द वीकर एब्जॉर्प्शन एट 3000 सेंटीमीटर इनवर्स करिस्पॉन्ड टू कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड। अब प्रोपेनॉन में कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड भी होगी, तो प्रोपेनॉन में जितने भी कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड होगी तो वो उसी वेवलेंथ पे एब्जॉर्प्शन शो करेगा 3000 सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, दिस पीक इज वीकर इवन दो देयर आर मोर हाइड्रोजन एटम इन द मॉलिक्यूल्स। अब प्रोपेनॉन में कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड, ढेर सारे कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड होगी,
ठीक है। सी डबल बॉन्ड ओ एक बॉन्ड है, एक, ठीक है। और प्रोपेनॉन में ढेर सारे कार्बन हाइड्रोजन, लेकिन उसकी एब्जॉर्प्शन कम हो रहा है। और सी डबल बॉन्ड ओ ने का एब्जॉर्प्शन हाई है, इसने बहुत एब्जॉर्प्शन किया है, ठीक है। सो इन आई आर स्पेक्ट्रोस्कोपी द स्ट्रेंथ ऑफ द पीक इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द बॉन्ड एट सेल्फ, नॉट ऑफ द नंबर ऑफ बॉन्ड्स प्रेजेंट। ये जो एब्जॉर्प्शन होगी ये बॉन्ड की नेचर पे डिपेंड करेगा, न कि नंबर ऑफ बॉन्ड्स पे डिपेंड करेगा, क्योंकि हर एक बॉन्ड्स के लिए अपना अपना एनर्जी एब्जॉर्प्शन फीक होगा। दैट डोंट डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ बॉन्ड्स, क्योंकि अगर बॉन्ड्स पे डिपेंड करता तो फिर कार्बन और हाइड्रोजन्स का ये जो पीक तो ये यहाँ पर होना चाहिए था, क्योंकि प्रोपेनॉन में कार्बन हाइड्रोजन बहुत है और प्रोपेनॉन में का सी डबल बॉन्ड ओ एक ही है, लेकिन उसका एब्जॉर्प्शन पीक हाई है देन कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। तो ये फंक्शनल ग्रुप के लिए अलग अलग फीक होगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप है, उसका अलग अलग एब्जॉर्प्शन पीक उसी रेंज में शो करेगा, ठीक है। बॉन्ड्स अल्केन्स कार्बन हाइड्रोजन्स, कार्बन अल्केन अल्कीन और एरीन्स का एब्जॉर्प्शन पीक इसी रेंज में बनेगा, अल्कीन का एब्जॉर्प्शन पीक इसी रेंज में बनेगा, कार्बोनिल्डिहाइड कीटोन एसिटिक एसिड ईस्टर का एब्जॉर्प्शन पीक इसी रेंज में बनेगा, अल्कोहल ईथर ईस्टर का एब्जॉर्प्शन पीक इसी रेंज में बनेगा, नाइट्राइल का इसी रेंज में, तो एटसेट्रा। तो इसी टेबल्स को आप याद कर सकते हैं, ये रेंज आप याद कर सकते हैं और उसी रेंज में आपके साथ कंपाउंड जो फंक्शनल ग्रुप जो है पीक शो करेगा, ठीक है। अक्सर एमसीक्यूज में आता है कि अल्डिहाइड शो द एब्जॉर्प्शन पीक इन विच रेंज, तो आपके साथ वो रेंज दिया गया होगा तो उसी रेंज को आप सेलेक्ट कर सकते हैं, तो आप इसी को याद कर सकते हैं इस टेबल को। इसी के साथ इसकी मदद से आप स्पेक्ट्रम भी मालूम कर सकते हैं कि अगर आप सामने एक स्पेक्ट्रम दिया गया हो तो आप इसी रेंज की मदद से उस स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये जो स्पेक्ट्रम है तो इसको जिस तरह 3000 पे कार्बन हाइड्रोजन जो है स्पेक्ट्रम शो करेगा, यहाँ पर जो अल्डिहाइड फंक्शन को स्पेक्ट्रम शो करेगा, एटसेट्रा एटसेट्रा। सो ये आप यहाँ से इसको याद कर सकते हैं और कंपेयर कर सकते हैं फिर इसी रेंज को, ठीक है। तो एक्चुअली दीज आर अबाउट द आई आर स्पेक्ट्रोस्कोपी। कि आई आर स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या है, तो इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी। सो स्टूडेंट इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम मालिक्यूल का जो स्ट्रक्चर है वो आइडेंटिफाइड करते हैं, मालिक्यूल्स की फंक्शन, मालिक्यूल का फंक्शनल ग्रुप मालूम कर सकते हैं कि हमारे साथ एक अननोन कंपाउंड है उसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप मौजूद है, तो हम आई आर स्पेक्ट्रोस्कोपी को यूज़ करते हुए उसका फंक्शनल ग्रुप मालूम कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो आई आर स्पेक्ट्रोस्कोपी की कुछ एप्लीकेशन है, आप उसी एप्लीकेशंस को फिर याद। एप्लीकेशन ऑफ आई आर स्पेक्ट्रोस्कोपी, सो आइडेंटिफिकेशन ऑफ सब्सटेंस माली अननोन सब्सटेंस मालूम कर सकते हैं। द फिंगरप्रिंट रीजन आई आर स्पेक्ट्रम में 1200 से 700 सेंटीमीटर इनवर्स ये फिंगरप्रिंट रीजन है, ठीक है। ये जो रीजन है ये हर एक मालिक्यूल का अपना अपना रीजन होगा, मालिक्यूल होल मालिक्यूल भी रोटेट करेगा। फॉर एग्जांपल प्रोपेनॉन जो है तो ये प्रोपेनॉन होल एज अ होल भी रोटेट करेगा, ये मालिक्यूल एज अ होल भी रोटेट करेगा। इसके अंदर तो डिफरेंट वाइब्रेशंस होगी वो तो अलग बात है, लेकिन एज अ होल ये मालिक्यूल भी अपने आप में रोटेट करेगा, तो इसी रोटेशन में ये भी एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है। तो ये जो मालिक्यूल एज अ होल रोटेट करेगा तो इसी दौरान भी ये एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, लेकिन दैट एनर्जी विल बी लेस देन दैट ऑफ द स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन एंड बेंडिंग वाइब्रेशन, दैट इज लेस देन दैट एनर्जी। और ये जो रेंज होगी दैट अकर फ्रॉम 1200 सेंटीमीटर इनवर्स टू 700 सेंटीमीटर इनवर्स। सो हर एक मॉलिक्यूल का अपना अपना एनर्जी होगी रोटेशन के लिए, एज अ होल मॉलिक्यूल को रोटेट करने के लिए, एंड दैट एनर्जी इज कॉल्ड फिंगरप्रिंट रीजन। अब हर मॉलिक्यूल का अपना फिंगरप्रिंट रीजन होगा, सो इसी से मॉलिक्यूल की आप पहचान करोगे फिंगरप्रिंट रीजन से, ठीक है। जिस फिंगरप्रिंट को
यूज़ भी किया जाता है आइडेंटिफिकेशन के लिए, क्रिमिनल्स आइडेंटिफिकेशन के लिए फिंगरप्रिंट यूज़ किया जाता है, फिंगरप्रिंट। तो आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में भी फिंगरप्रिंट रीजन अक्सर एमसीक्यूज में आता है कि द फिंगरप्रिंट रीजन्स इन आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी इज फ्रॉम दिस टू दिस, नो फ्रॉम 1200 सेंटीमीटर इनवर्स टू 700 सेंटीमीटर इनवर्स। कंप्यूटर सर्च सिस्टम्स में यूज़ किया जाए डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, तो ये तो हम क्लियर कर चुके, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर भी डिटरमाइन किया जाता है। स्टडीइंग प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शंस, रिएक्शन होगी, रिएक्शन स्टार्ट करेगी, रिएक्शन कंटिन्यू होगी, तो आप उस रिएक्शन की प्रोग्रेस को भी सीख सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं बाय आर स्पेक्ट्रोस्कोपी। डिटेक्शन ऑफ इम्प्योरिटीज़, सैंपल में इम्प्योरिटीज़ है तो आप आई आर स्पेक्ट्रोस्कोपी को यूज़ करते हो उसी इम्प्योरिटीज़ को मालूम कर सकते हैं। आइसोमेरिज्म इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप आइसोमेरिज्म भी मालूम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है, एक सिस आइसोमेरिज्म है, ट्रांस आइसोमेरिज्म है। तो सिस का एब्जॉर्प्शन एनर्जी अलग होगा और ट्रांस का एब्जॉर्प्शन एनर्जी। फॉर एग्जांपल सिस ट्यूब्यूटिन है और एक ट्रांस ट्यूब्यूटिन है, तो सिस ट्यूब्यूटिन का पीक अलग होगा, वो अलग रेंज पे, अलग वेवलेंथ पे रेडिएशन एब्जॉर्ब करेगा, और ट्रांस ट्यूब्यूटिन अलग रेडिएशन पे एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा। ठीक है। सो प्रेजेंस ऑफ वाटर इन सैंपल, वो सैंपल में आप वाटर की कंसंट्रेशन भी मालूम कर सकते हैं। मेजरमेंट्स ऑफ फेंट्स एंड वार्निशेस, ये भी आप आई आर रेडिएशंस की मदद से मालूम कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है। तो एडवांटेज ऑफ आई आर स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या है? तो डिटेक्शन, हेल्थ कंडीशन, प्रिवेंशन, अर्ली डायग्नोसिस, मॉनिटरिंग, diagnosis under investigation. Application of IR spectroscopy as an analytical tool varies widely from one laboratory to other. Quantitative IR analysis is based on Beer's law. ये तो अलग बात। So students, this is all about the IR spectroscopy. स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या है? तो स्पेक्ट्रोस्कोपी एक प्रोसेस, एक तकनीक है in which we study the interactions of electromagnetic radiation with matters। फिर उसमें हमने आई आर स्पेक्ट्रोस्कोपी में ढेर सारे स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड इसमें है, हमने आज स्टडी कर ली आई आर स्पेक्ट्रोस्कोपी, इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी। और इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी का प्रिंसिपल क्या है, किस तरह इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी काम करता है, तो ये सारी बातें आज हमने सीख लिया। आई होप आप कुछ ना कुछ आपने यहाँ पर सीख ली होगी और आप फिर देख भी सकते हैं, उसको समझ सकते हैं। ठीक है। सो थैंक यू फॉर लिसनिंग।